हम हरियाणा के भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे, जिसके 3 भाग थे। पहला भाग शिवालिक क्षेत्र हम पढ़ चुके थे, दूसरा भाग घग्गर यमुना का दोआब भी हम पढ़ चुके थे। आज लास्ट और अंतिम भाग है अरावली क्षेत्र। अगर हम बात करें अरावली की, ये आपकी अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ये सारी आपकी क्या हैं? अरावली की पहाड़ियाँ हैं। अगर अरावली शब्द की बात करें, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अरावली शब्द की बात करें तो ये किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, अरा प्लस वली। अरावली 2 शब्दों से मिलकर बना है, अरा प्लस वली। अगर अरावली के अर्थ की बात करें हम, तो अरावली का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? चोटियों की रेखा। क्योंकि चोटियों की रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। तो अरावली शब्द किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, अरा प्लस वली, और अर्थ इसका क्या होगा? चोटियों की रेखा। अगर हम अरावली के निर्माण की बात करें, जो ये पर्वत श्रृंखला है अरावली, अगर हम इनके निर्माण की बात करते हैं तो इनका निर्माण जो हुआ प्रिंकेबियन काल में हुआ, जो आज से 45,000 लाख वर्ष की बात है। प्रिंकेबियन काल का समय क्या था? आज से 45,000 लाख वर्ष पहले प्रिंकेबियन काल आया। उस काल में अरावली की पहाड़ियों का निर्माण हुआ। अगर इनकी आयु की बात करें, 570 मिलियन, 570 मिलियन इनकी क्या है? आयु है। अगर स्टार्टिंग में जब इनका निर्माण हुआ तो ये किसका हिस्सा थी? मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि पूरा धरातल जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो 2 ही भागों में था। एक तो पूरा भाग क्या था? धरातल का था, और उसके चारों तरफ पानी था। ये तो क्या कहलाया? महासागर, जिसका क्या नाम था? पैंथालासा। और ये क्या कहलाया? पेंजिया। तो ये 2 भागों में टूटा। ऊपर वाला अंगारलैंड, नीचे वाला गोड़ वाला लैंड। तो हरियाणा भारत किसका हिस्सा है? इस गोड़ वाला लैंड का हिस्सा है। हरियाणा भी, भारत भी इस गोड़ वाला लैंड का हिस्सा है। तो अरावली की पहाड़ियाँ भी इस गोड़ वाला लैंड का हिस्सा है। ये जो अरावली की पहाड़ियाँ है किसका हिस्सा है? गोड़ वाला लैंड का हिस्सा है। और जब इनका निर्माण हुआ तो ये वलित पर्वतों के रूप में इनका निर्माण हुआ। फिर क्या हुआ? समय बीता, पहाड़ियों से नदी आई, नदी का पानी बहा, तो उन्होंने क्या किया? पहाड़ियों को काटा। फिर वायु चली, वायु ने भी क्या किया? पहाड़ियों को काटा। कह सकते हैं कि अपर्दन होने लग गया। तो ये पहाड़ियाँ छोटी हो गई, अविशिष्ट पर्वतों का रूप धारण कर चुकी थी। बात करें पृथ्वी के अंदर, जो पृथ्वी का धरातल है उसके अंदर प्लेटें हैं। तो जब पृथ्वी के धरातल के अंदर की 2 प्लेटों के बारे में कभी विस्तार से बताएंगे। एक प्लेट ये और एक प्लेट ये। धरातल के अंदर ये 2 प्लेटें जब इस तरफ, ये इस तरफ जा रही थी और ये इस तरफ आ रही थी, और क्या हुआ? ये प्लेटें ऐसे चलते हुए जब आ रही थी
और फिर ये आपस में टकराई, यहाँ आकर ये क्या हो गई, टकरा गई। ये इस तरफ आ रही थी और ये इस तरफ आ रही थी, ये इस तरफ आई। जब ये आपस में टकराई तो टूट कर ये यहाँ से टूट गई ये प्लेटें, और टूट कर जो मलबा नीचे की तरफ ना जाके ऊपर की तरफ जाके जम गया। प्लेटें टूटेंगी तो ये ऊपर ये मलबा भी जमा, और ये मलबा कुछ इस तरह जमा, इस शेप में ये मलबा, ये जब टूटी तो ये इस शेप में जम गया मलबा। तो इस शेप में जो पर्वतों का निर्माण हुआ वही क्या कहलाए, आपके वलित पर्वत कहलाए। पर्वत थी, पहले पहाड़ियाँ नहीं थी अरावली की। जब इनका निर्माण हुआ तब ये पर्वत के रूप में इनका निर्माण हुआ था। वलित पर्वत को हम मोड़दार पर्वत भी कह सकते हैं। ये मोड़दार हो गए, मोड़दार पर्वत। पर जैसे इनका निर्माण तो वलित पर्वत मोड़दार पर्वत के रूप में हुआ, पर क्या हुआ, जब ये अरावली की पहाड़ियाँ पर क्या अपर्दन होने लग गया। अपर्दन का मतलब आप समझ सकते हो, कटाव, रेत का कटाव होने लगा, पहाड़ियों का कटाव होने लगा। किससे होने लगा, इन पहाड़ियों से नदी बहने लगी। मान लो यहाँ कोई नदी है, ये नदी बहने लग गई यहाँ पर, और यहाँ पर भी कोई नदी है, ये नदी बहने लगी। ये नदी अपने पानी के साथ क्या करेगी, पहाड़ों को काटेगी। वायु चली, वायु ने भी क्या किया भाई, ये वायु चलने लगी और वायु ने भी क्या किया, इन पहाड़ों को काटा। इन नदियों ने भी क्या किया भाई, पहाड़ों, नदियों के पानी ने भी पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया, वायु ने भी पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे समय बीता, काफ़ी समय बीतने के बाद ये जो पर्वत हैं, जो अरावली पर्वत थे, जब निर्माण हुआ तो ये अरावली पर्वत थे, और समय बीतते ही इन्होंने छोटी पहाड़ियों का रूप ले लिया। ऐसे ये छोटी पहाड़ियों का क्या ले लिया, इन्होंने रूप ले लिया। क्योंकि स्टार्टिंग में तो निर्माण इनका क्या हुआ था, मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ था। पर जैसे ही नदी के जलने वायु ने इन पहाड़ों को काटा, और भी थे अपर्दन के कारण, वो बाद में बताएंगे। फिलहाल दो ही रख लो मेन ध्यान, वायु और जल। वर्ल्ड ज्योग्राफी करवाएंगे तब बताएंगे। तो इन्होंने क्या क्या, इन पहाड़ियों को काटा, और कटने के बाद ये छोटी पर्वत की बजाय क्या बन गई, पहाड़ियाँ। और ये क्या कहलाई, अविशिष्ट पर्वत कहलाई। अविशिष्ट पर्वत मतलब कटाव के बाद जो छोटा रूप बच जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अविशिष्ट पर्वत कहते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। और इन पहाड़ियों को, जो ये पहाड़ियाँ हैं, इनमें से एक पद्धति होती है C14, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बन पद्धति। कार्बन 14। इससे हमें क्या पता चला कि 5वीं सदी में, कौन सी सदी में, 5वीं सदी में यहाँ से तांबा निकाला जा रहा है। क्या निकाला जा रहा है, तांबा निकाला जा रहा है। किस समय से, 5वीं सदी से यहाँ क्या निकाला जा रहा है, तांबा। वो हमें कैसे, किससे पता चला, C14 जो पद्धति है उससे पता चला। C14 पद्धति क्या है, जब हमारे इतिहासकार को कोई खुदाई में कोई वस्तु मिलती है तो उस वस्तु का हमें ये पता करना है कि ये किस काल की है, तो उस जो विधि यूज की जाती है उस विधि को ही क्या बोलते हैं, कार्बन पद्धति बोलते हैं। भाई ये वस्तु इतनी समय पुरानी है। जैसे भिरडाना से वो खोपड़ी मिली थी, तो से कार्बन पद्धति से पता चला कि वो 5000 वर्ष पुरानी है। तो ऐसे ही C14 पद्धति से हमें क्या पता चला, जो तांबा मिला, भाई ये तो 5वीं सदी से यहाँ से निकाला जा रहा है। तो 5वीं सदी से यह तांबे का खनन हो रहा है। ये तो था थोड़ा इतिहास की बातें, इसका निर्माण कैसे हुआ। अगर अब हम बात करें कि भाई इनका विस्तार कहाँ कहाँ है,
अगर इनके विस्तार की बात करें, ये जो पहाड़ियाँ हैं गुजरात के पालमपुर से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? गुजरात के पालमपुर से। गुजरात के पालमपुर से तो स्टार्ट हो गई और ये पहाड़ियाँ अंत में जाकर दिल्ली की ये मजनू की मज़ार है। मजनू की मज़ार, ये मजनू की मज़ार पे जाके ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये पहाड़ियाँ धरातल में समा जाती है, मतलब वहाँ विकसित होना बंद हो जाती है, धरातल के लेवल के बराबर हो जाती है। मजनू की मज़ार या मजनू का टीला भी बोल सकते हैं। तो कहाँ से शुरू हुई? गुजरात के पालमपुर से तो शुरू हुई, ख़त्म कहाँ हुई? दिल्ली की मजनू की मज़ार तक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो गुजरात में, गुजरात के बाद फिर इसकी एंट्री होती है कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान के बाद अगर हम बात करें, ये फिर एंट्री करती है हरियाणा में, और हरियाणा में के बाद ये एंट्री करती है दिल्ली में। इन 4 राज्यों में इनका विस्तार है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन 4 राज्यों में क्या है? इनका विस्तार है। और अगर हम बात करें अरावली की पहाड़ियों की, ये पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के 2 ही क्षेत्र है, पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब और पाकिस्तान वाला सिंध। वहाँ पर भी क्या है? अरावली की पहाड़ियाँ है। और जो यहाँ से यहाँ तक की इनकी लंबाई है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक इनकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 692 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक इनकी जो लंबाई है गुजरात से दिल्ली तक वो कितनी है? 692 किलोमीटर। जो ये राजस्थान है, जो कुल अरावली की पहाड़ियाँ है उसका 80%, लगभग 80 या एग्जैक्ट बात करें तो 79.49% केवल राजस्थान में है ये। बाकी इन 3 जिलों में कितनी है? लगभग 20% के आसपास। सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में है। और अगर इनके पश्चिम की बात करें, अरावली के पश्चिम में, इसके पश्चिम में अगर हम बात करें तो थार मरुस्थल है। कौन सा है? थार मरुस्थल। देखो, गोंडवाना लैंड के 3 हिस्से थे। जो 33 सागर था उसने क्या बनाया? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और थार मरुस्थल का भी 33 सागर की वजह से ही निर्माण हुआ। ये किसके हिस्से थे? गोंडवाना लैंड के हिस्से थे। अब हम बात करते हैं इनके उपनाम की। इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इन पहाड़ियों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जग्गा की पहाड़ियाँ, दिल्ली की पहाड़ियाँ, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। इनको किस किस नाम से पुकारा जाता है? जग्गा की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी और दिल्ली की पहाड़ी। जो इनमें नदियाँ हैं, जो इसकी अरावली की पहाड़ियों की जो नदियाँ हैं मेन, जो इसमें बहती है वो है बाना, लूनी, साबरमती, मेन नदियाँ बता रहा हूँ, और बनास। ये इसकी प्रमुख नदियाँ है जो अरावली की पहाड़ियों में से निकलती है। और ये जो दिल्ली है ना, दिल्ली की ये एक चोटी है, रायसेला। कहाँ पर है ये? दिल्ली में है रायसेला। इस रायसेला चोटी की खासियत क्या है? इस रायसेला चोटी पर राष्ट्रपति भवन है। क्या है?
राष्ट्रपति भवन कहाँ बना हुआ है? जो दिल्ली के अंदर अरावली की एक चोटी है रायसेला, उस चोटी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। और जो इसकी अगर ऊंचाई की बात करें, हम अरावली की पहाड़ियों की अगर ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर है। कितनी है? 930 मीटर। ये आपको नॉर्मल कंपटीशन बुक में मिल जाएगी। अगर एनसीईआरटी बुक की बात करें तो इनकी औसत ऊंचाई है 1000 मीटर। कितनी है? 1000 मीटर। 930 मीटर तो नॉर्मली कंपटीशन की बुक में मिलती है, बट एनसीईआरटी बुक की बात करें तो इनकी औसत ऊंचाई कितनी मिलेगी आपको? 1000 मीटर मिल जाएगी। अगर अब इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, हम क्या करते हैं? सबसे ऊंची चोटी जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में है। कहाँ पर है वो? माउंट आबू में। मान लीजिए ये आपकी अरावली की पहाड़ी हो गई, ये आपकी अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपकी अरावली की पहाड़ियाँ हो गई। ये सबसे ऊंची चोटी है आपकी गुरु शिखर। क्या है भाई? आपकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर है इसका। सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? हमारी गुरु शिखर, जिसकी हाइट की बात करें हम 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। और कहाँ पर है ये? माउंट आबू में है। कहाँ पर है ये? माउंट आबू के अंदर। पर किसी बुक में 1727 मीटर भी मिल जाएगी। 1727 मीटर किस वजह से है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कभी घूमने जाओगे माउंट आबू, जब आप गुरु शिखर चोटी देखने जाते हो तो यहाँ पर एक मंदिर है। क्या है? यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर क्या बना हुआ है? एक मंदिर बना हुआ है। अगर हम इस मंदिर की भी हाइट को इसमें शामिल कर ले, ये मंदिर आपका 5 मीटर लंबा है। कितना लंबा है ये मंदिर? 5 मीटर लंबा है। अगर 1722 में अगर हम 5 मीटर और ऐड कर लेते हैं तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 1727 मीटर। और ये जो मंदिर है ना, किसका है? ये मंदिर जो है एक ऋषि है दत्तात्रेय, उस ऋषि का मंदिर है ये। तो जो 5 मीटर लंबा है, इस कारण इसकी हाइट कितनी हो जाती है? 1727 मीटर। एक्चुअल हाइट तो इसकी कितनी है? 1722 ही मीटर है। पर कभी कंपटीशन में 1727 भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि अरावली की एक और ऊंची चोटी है जिसका नाम है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा भी अरावली की एक ऊंची चोटी है। और वहाँ पर दिलवाड़ा के अंदर आप जाओगे तो एक प्रमुख मंदिर मिलेगा जो काफ़ी बार कंपटीशन में पूछा भी जाता है। यहाँ पर एक मंदिर और है दिलवाड़ा में जो जैन धर्म से रिलेटेड है, जो जैन धर्म से संबंधित है। ये मंदिर है दिलवाड़ा जैन मंदिर, जो दिलवाड़ा चोटी पर ही है। दिलवाड़ा जैन मंदिर बड़ा अच्छा मंदिर है। यहाँ अच्छी अच्छी कलाकारी देखने को मिलती है। दीवारों पर, छतों पर संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। बड़ा अच्छा मंदिर है, देखने लायक मंदिर है, जो दिलवाड़ा पहाड़ी पर है, जो कहाँ पर है? माउंट आबू। ये मैं बात कर रहा हूँ सारी माउंट आबू की, राजस्थान में है माउंट आबू। बड़े अच्छी जगह, घूमने के लायक है। और यहीं पर एक पहाड़ी और है जहां पर यहाँ ये नेकी झील है। कौन सी है? नेकी झील। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि नेकी झील कहाँ है? राजस्थान के माउंट आबू में है। तो ये तो मैंने आपको अभी तक नेशनल के हिसाब से अरावली को पढ़ाया है। अब हम हरियाणा की दृष्टि से अरावली का अध्ययन करेंगे कि हरियाणा में इनकी क्या पोजीशन है और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, ये पढ़ना है हमें।
और हरियाणा में कहाँ कहाँ इनका विस्तार है। बस यही चीज़ हम अभी अध्ययन करेंगे अरावली की पहाड़ियों के बारे में। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा मान लीजिए ये सारी हरियाणा के अंदर है अरावली की पहाड़ियाँ। किसके अंदर है भाई? ये अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के अंदर है। अगर इनकी औसत ऊंचाई की बात करूं, केवल वैसे तो कितनी है औसत ऊंचाई 930 है। ओवरऑल बात करें गुजरात से लेकर दिल्ली तक की बात करूं, हरियाणा की बात करूं तो 200 मीटर से 500 मीटर तक इनकी क्या है औसत ऊंचाई है। और जो इनका विस्तार है, विस्तार कहाँ है? गुड़गांव में है। और गुड़गांव में सबसे ज़्यादा है भाई, सबसे ज़्यादा अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा में कहाँ है भाई? गुड़गांव में है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। फरीदाबाद में भी है, महेंद्रगढ़ में भी है और भिवानी में भी है। इनका विस्तार कहाँ कहाँ है? सबसे ज़्यादा गुड़गांव में है, फिर फरीदाबाद, फिर महेंद्रगढ़, फिर भिवानी में भी है। अगर हम बात करें इसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में, हम अगर इनकी बात करते हैं तो कौन सी है? डोसी की पहाड़ी। कौन सी है? जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अगर सबसे ऊंची चोटी हरियाणा में बात करते हैं तो कौन सी है? डोसी की पहाड़ी, जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट क्या है? 656 मीटर, या किसी बुक में 652 भी मिल जाएगा आपको। तो ध्यान रखना है 656 इसकी हाइट है। किसकी? डोसी की पहाड़ी। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी अरावली की कौन सी है? डोसी की पहाड़ी, जो कहाँ पर है भाई? कुलताजपुर गांव है। कुलताजपुर गांव है कहाँ पर भाई? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में वहाँ पर क्या है भाई? आपकी डोसी की पहाड़ी है। जब महेंद्रगढ़ से नारनौल जाते हैं तो एक 2 किलोमीटर चलने के बाद कुलताजपुर गांव आता है। वहाँ पर आपकी क्या है भाई? डोसी की पहाड़ी है, जिसकी हाइट कितनी है? 656 मीटर। और यहाँ पर एक ऋषि का आश्रम है, जिस ऋषि का नाम क्या है? चवन ऋषि। इसने क्या किया था? च्यवनप्राश का निर्माण किया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ किस ऋषि का आश्रम है? चवन ऋषि का आश्रम है। फिर एक फेमस ऋषि और था जो यहीं डोसी की पहाड़ी पर ही, जिसका आश्रम था भृगु ऋषि। और इसकी एक पत्नी थी भृगु ऋषि की, जिसका नाम था पोलिमा। कहते हैं जब ये उदास होती थी तो इसके आँखों से जो आंसू बहे, उनसे एक नदी का निर्माण हुआ। उससे क्या हुआ? एक नदी का निर्माण हुआ जिसका नाम था दोहान, जो 11 किलोमीटर बहने के बाद क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। और डिटेल से हम नदियों में पढ़ेंगे इसको। और जो अब आप बात करते हैं इसकी क्षेत्र की। अरावली का क्षेत्र कैसा है? या शुष्क मैदानी क्षेत्र है। अरावली का क्षेत्र कैसा है? जो हरियाणा की बात करें तो यहाँ का क्षेत्र जो है क्या है? शुष्क मैदानी है। कैसा है? शुष्क मैदानी इसका क्षेत्र है। और यहाँ पर जो प्रमुख पहाड़ी हैं कौन कौन सी है? माधोगढ़ की पहाड़ी जो महेंद्रगढ़ में है, माधोगढ़ की पहाड़ी जो प्रमुख है। सोना की पहाड़ी जो गुड़गांव की तहसील है, सोना। और यहाँ पर एक फेमस जगह है सोना अरावली हिल्स, वो भी कहाँ पर है भाई? अरावली की पहाड़ियों पर है। और इन पहाड़ियों में ही क्या मिलता है? चूना प्लस स्लेट मिलती है भाई, स्लेट पत्थर भी मिलता है इन पहाड़ियों के अंदर। और यहाँ पर इन पहाड़ियों में क्या है? कांटेदार वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं भाई। कांटेदार वृक्ष और झाड़ियाँ कहाँ मिलती है? इन अरावली की पहाड़ियों पर मिलती है। तो ये हमारा
अंतिम पार्ट था हरियाणा भौतिक विभाजन का। नेक्स्ट वीडियो में हम जसवीर सिंह के हिसाब से 8 के 8 भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। जय हिंद।